निकाय चुनाव को लेकर सर्द मौसम में भी राज्य की राजनीति गरमाई हुई है। बीजेपी ने शुक्रवार को अपनी पहली लिस्ट जारी की थी, तो अब आज मेयर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो सकती है। हालांकि इस बीच नगर पालिका उम्मीदवारों की एक छोटी लिस्ट और जारी हुई है, जिसमें 3 नाम शामिल हैं। बीजेपी ने जोशीमठ में सुषमा डिमरी को उम्मीदवार बनाया, तो विकासनगर में पूजा चौहान को और डेरीहाट में लोकेश सिंह को कैंडिडेट बनाया है। वहीं लंधौड़ा सीट को लेकर भी बीजेपी पेच में फंसी, जहां अब फाइनली लंढौरा नगर पंचायत से कुलदीप सिंह को उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। इसके अलावा बीजेपी ने नैनीताल जिले में नगर पालिका और नगर पंचायत के लिए वार्ड मेंबर प्रत्याशियों की लिस्ट भी जारी की है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के मुताबिक केंद्रीय नेतृत्व से नाम फाइनल होने हैं। महेंद्र भट्ट ने कहा कि पार्टी जिसे भी उम्मीदवार घोषित करेगी, बाकी के दावेदार भी उसे जीत दिलाने में सहयोग करेंगे। कुछ बड़े निगमों में बीजेपी का पेच फंसा हुआ है और दावा यह है कि जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। इधर कांग्रेस को भी 8 नगर निगम में मेयर उम्मीदवारों की घोषणा करनी है। नेता विपक्ष यशपाल आर्य के घर बैठक हुई और कई सीटों पर सहमति नहीं बन पाई। कई सीटों को लेकर नेताओं में एक राय नहीं है। हालांकि माना जा रहा है कि आज मेयर्स की लिस्ट जारी हो सकती है। तो जो स्थिति बीजेपी की है, वही स्थिति कांग्रेस की भी है। कल की बैठक में कोई बड़ा फैसला नहीं हो पाया और नेता विपक्ष यशपाल आर्य के घर पर यह बैठक हुई थी, लेकिन सहमति नहीं बन पाई। कई सीटों को लेकर नेताओं के बीच अब भी जो स्थिति है वो विरोधाभास वाली है। माना यह जा रहा है कि आज एक लिस्ट आ सकती है, जिसमें मेयर कैंडिडेट्स का नाम कांग्रेस अनाउंस कर सकती है। 2 दिन का वक्त ही रह गया है नॉमिनेशन फाइल करने के लिए और ऐसे में जल्द फैसला लेना होगा बीजेपी को भी, बाकी सीटों के लिए, और कांग्रेस को भी। रामनगर में नगरपालिका के टिकट पर घमासान मचा हुआ है। बीजेपी ने मदन जोशी को अपना उम्मीदवार बनाया, जिसके बाद कई बीजेपी कार्यकर्ता नाराज बताए जा रहे हैं। वहीं आधा दर्जन कार्यकर्ताओं ने नॉमिनेशन पत्र खरीदे हैं, जबकि कांग्रेस ने इस सीट पर किसी प्रत्याशी को टिकट नहीं देकर इसे ओपन कर दिया है। वहीं रामनगर सीट को लेकर बड़े नेताओं की आपसी खींचतान रुक नहीं रही, जो पार्टी पर भारी पड़ सकती है। रामनगर से हमारे सहयोगी गोविंद पाटनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोविंद, आखिर क्या वजह है कि यहां पर संशय अभी खत्म नहीं हो पा रहा? रामनगर को लेकर इतनी लड़ाई क्यों? देखिए, आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से बीजेपी ने टिकट मदन जोशी को दिया, उसके बाद से यहां पर बगावत के सुर उठे हैं और 7 लोगों ने जो है अपने नामांकन पत्र खरीदे हैं मदन जोशी को जोड़ते हुए। अब मदन जोशी तो प्रत्याशी है ही, उन्होंने भी खरीदा। इसके अलावा 6 अन्य कार्यकर्ताओं ने अपने नामांकन पत्र खरीदे हैं, जिससे साफ जाहिर है कि बगावत होने वाली है और उनको झूठों को मनाना काफी चुनौतीपूर्ण भाजपा के लिए होने वाला है। इसके साथ साथ कांग्रेस में जो ऊपरी नेताओं की जो खींचतान है, उसके चलते भी इस तरह की स्थितियां पैदा हो रही है कि अब उनको जो है किसी को टिकट न देकर के उन्होंने इस सीट को ओपन कर दिया है। ओपन सीट होने का मतलब है कि कोई भी निर्दलीय होकर के इससे चुनाव लड़ सकता है। कांग्रेस का सिंबल किसी को नहीं दिया जाएगा। ऐसे में स्थितियां काफी रोचक भी हो गई है, समीकरण भी काफी रोचक हो गए हैं। देखना होगा कि किस तरफ वोट कन्वर्ट बैठता है। हालांकि बीजेपी को अपने झूठे कार्यकर्ताओं को मनाना काफी मुश्किल काम मुझे नजर आता है, क्योंकि कई कार्यकर्ता तो इस्तीफा देने तक की बात करने लगे हैं। जी, धन्यवाद गोविंद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। निकाय चुनाव के नॉमिनेशन के लिए अब सिर्फ 2 दिन का वक्त बचा है। बीजेपी नामांकन से लेकर चुनाव तक में पूरी ताकत झोंकना चाहती है, तो सत्ता से बाहर बैठी कांग्रेस को निकाय चुनाव में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। इस पर दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। 100 छोटे बड़े शहरों में होने जा रहा निकाय चुनाव बीजेपी और कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा से लेकर परफॉर्मेंस चेक करने का चुनाव है। ऐसे में बीजेपी नॉमिनेशन से लेकर चुनाव की तारीख तक पूरी ताकत झोंकना चाहती है, तो मुख्य विरोधी कांग्रेस को हर अहम सीट पर अपना दम भी दिखाना चाहती है। इसी को देखते हुए नॉमिनेशन में किसी सीट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहेंगे, तो किसी सीट पर कैबिनेट मंत्री, तो कहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट खुद मौजूद रहेंगे। इतना नहीं, नगर निगमों में चुनाव की जिम्मेदारी भी अलग अलग कैबिनेट मंत्री को सौंपने की तैयारी है।
हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं स्वयं माननीय हमारे कैबिनेट मंत्रीगण, सब लोग किसी न किसी प्रत्याशी के नामांकन में उपस्थित रहेंगे। प्रभारी मंत्री को हमने कहा कि वो क्षेत्र की जो नगर निगम है उनका प्रत्यक्ष उसमें नामांकन में रहना हो और कार्यकर्ताओं में आपसी सामंजस्य बने, सब कार्यकर्ता मिलकर काम करें। इसके लिए हमने जिला स्तर पर टोली बनाई है और जिन कार्यकर्ताओं का किसी कारणवश टिकट नहीं हो पाया, पार्टी उन सब कार्यकर्ताओं की चिंता करती है। समय काल परिस्थितियां होती है जिसमें व्यक्ति को आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होता है। तो मैं कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी की घोषणा के बाद एक अच्छा माहौल पूरे प्रदेश के अंदर है। हम सभी जगह चुनाव जीतेंगे। लोकसभा चुनाव के बाद निकाय चुनाव ऐसा चुनाव है जिसका रिजल्ट बीजेपी और कांग्रेस को 2027 की पिक्चर दिखाएगा, क्योंकि ठीक 2 साल बाद विधानसभा चुनाव होना है। बीजेपी को 100% भरोसा है कि रिजल्ट पक्ष में रहेगा, तो कांग्रेस के मुताबिक निकाय चुनाव कोई केदारनाथ उपचुनाव नहीं है जहां बीजेपी सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी थी, बल्कि निकाय में जनता अपने हिसाब से वोट करेगी। ये तो उपचुनाव थे तो सरकार मैनेज कर लेगी, पूरी की पूरी सरकार 5-5 मंत्री एक जगह लगा दिए गए तो कर लेगी। लेकिन ये जो चुनाव है ये आम जनता में जो है करीब 200 से ज्यादा वो हैं या इकाइयां हैं, उनमें चुनाव होना है तो सरकार की भी ताकत इसमें बटेगी और हमारे वर्करों का जो जोश है, हमारे नेताओं की जो एनर्जी है वो इस समय निश्चित रूप से बढ़ी हुई है और हम इसमें भाजपा को सशक्त देंगे। निकाय चुनाव शहर की सरकार का चुनाव है जिसका रिजल्ट बीजेपी सरकार के 3 साल के कार्यकाल का आकलन भी होगा। ऐसे में बीजेपी नॉमिनेशन से लेकर प्रचार में सरकार और संगठन को झोंकने की तैयारी में है, तो सत्ता से बाहर चल रही कांग्रेस कितनी टक्कर दे पाती है ये देखना दिलचस्प होगा। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। अल्मोड़ा में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। मेयर पद के दावेदार भैरवनाथ गोस्वामी आज समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए। कल की तस्वीर आपको दिखाएंगे। विधायक मनोज तिवारी की मौजूदगी में भैरवनाथ ने कांग्रेस का दामन थामा। भैरवनाथ कांग्रेस से मेयर के टिकट के भी दावेदार हो गए हैं और माना जा रहा है कि भैरवनाथ को कांग्रेस का टिकट मिल भी सकता है। हम सबके लिए बड़े हर्ष का विषय है कि आज कांग्रेस में भारतीय जनता पार्टी के और कई ऐसे लोग जिन्होंने आज कांग्रेस की सदस्यता ली है और उनमें जो मुख्य रूप से है भारतीय जनता पार्टी के नगर युवा मोर्चा के महामंत्री रहे, जिले के महामंत्री रहे। जी, मैं माननीय विधायक जी के लगातार प्रयासों से और उनके कार्यों से प्रभावित होकर मैं आज इस राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में अपने परिवार के रूप में आज समर्पित हो रहा हूँ। कितने लोगों के साथ? लगभग 100 से ज़्यादा लोगों की संख्या है। प्रयागराज में कुंभ मेले का आगाज होने से पहले साधु संतों की छावनियां बस गई हैं। हरिद्वार से सभी संत कुंभ का पुण्य अर्जित करने के लिए प्रयागराज में डेरा डाले हुए हैं और कई संत प्रयागराज के लिए रवाना हो रहे हैं और ऐसे में धर्म नगरी हरिद्वार के आश्रम अखाड़ों में भी इसका असर दिखने लगा है। अखाड़ों में सभी प्रमुख संत और महात्मा प्रयागराज जा चुके हैं, जिससे हरिद्वार के अखाड़ों में की रौनक कम हो गई। कई अखाड़े प्रयागराज पहुंच चुके हैं और जो बाकी संत हैं वो भी प्रयागराज के लिए रवाना हो रहे हैं और ऐसे में हरिद्वार में मौजूद अखाड़ों की रौनक अब कम होती दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर लगभग सभी प्रमुख संत और महात्मा प्रयागराज के लिए रवाना होते दिख रहे हैं। ये तस्वीरें हरिद्वार की, जहाँ पर देखिए किस तरह से फूल माला पहनाकर ढोल नगाड़ों के साथ साधु संतों को प्रयागराज महाकुंभ के लिए रवाना किया गया। प्रयागराज महाकुंभ 13 जनवरी से आगाज हो रहा है। अभी से ही अखाड़ों को वहां पर जमीन मिलने लगी है। बहुत सारे अखाड़े वहां पर स्थापित हो चुके हैं, उनकी धर्म ध्वजा स्थापित हो चुकी है और जो साधु संत हरिद्वार से अब भी बड़ी संख्या में साधु संतों का प्रयागराज के लिए रवाना होने का सिलसिला जारी है। मौजूदा वक्त की बात की जाए तो बहुत सारी सुविधाएं प्रयागराज महाकुंभ के दौरान देखने को मिलती हैं और बहुत सारे अच्छे इंतजाम देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर हम इतिहास की बात करें तो महाकुंभ की यात्रा और महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में रहना बहुत ही कठिन तपस्या की तरह होता था और यही वजह कि साधु संत जब जाते थे कुंभ के लिए तो बहुत बड़ी तैयारी के साथ जाते थे और इसी तरह से साधु संतों का उत्साह बढ़ाते हुए उन्हें रवाना किया जाता था उनके स्थान से प्रयागराज गंतव्य के लिए।
उत्तरकाशी में बर्फबारी के चलते गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे बंद हो गए। गंगोत्री नेशनल हाईवे सुक्की टॉप से आगे और यमुनोत्री नेशनल हाईवे फूलचट्टी से आगे बर्फबारी की वजह से बंद हो गया। बर्फबारी की वजह से पूरे हाईवे पर फिसलन की स्थिति बन गई है। हालांकि बीआरओ और एनएच लोक निर्माण विभाग हाईवे को खोलने में जुटा है। उधर चक्राता में भी भारी बर्फबारी हुई, जिसकी वजह से सड़कों पर बर्फ जम गई है और गाड़ियां फंस रही हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि कैसे जेसीबी मशीनों की मदद से बर्फ काटी जा रही है, सड़क से बर्फ हटाई जा रही है, जिसके बाद ही गाड़ियां आगे बढ़ पा रही हैं। रोड पर बर्फ की वजह से आम गाड़ियां फिसलती भी दिखी। काफी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। प्रशासन भी सैलानियों से सावधानी बरतने की अपील कर रहा है। और पिथौरागढ़ के ऊंचे इलाकों में भारी बर्फबारी जारी है। भारी बर्फबारी के बीच सुरक्षा बलों के जवान मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। घुटनों तक हो चुकी बर्फ में पेट्रोलिंग जारी है। चीन और नेपाल बॉर्डर से सटे ये इलाके पूरी तरह से बर्फ में ढके हुए हैं। भारी बर्फबारी स्थानीय लोगों को भले ही भारी दिक्कत दे रही हो, लेकिन व्यास घाटी में नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी के जवान 2-2 फीट की बर्फ में सीमाओं की सुरक्षा में जुटे हैं। तकरीबन 10,500 फीट की ऊंचाई पर एसएसबी के जवानों का हौसला हर किसी को दांत खट्टे कर देने पर मजबूर करने के लिए काफी है। ये जवान 2 फीट गहरी बर्फ में देखिए किन परिस्थितियों में ड्यूटी और पेट्रोलिंग कर रहे हैं। घुटनों तक बर्फ जमी है और पेट्रोलिंग उसी में हो रही है। केदारनाथ धाम में भी जमकर बर्फबारी हुई। बर्फ की सफेद चादर से पूरा का पूरा धाम ढका हुआ है। बर्फबारी के बीच आईटीबीपी के जवान मुस्तैदी के साथ खड़े हैं। केदारनाथ के साथ ही तुंगनाथ धाम, मनमहेश्वर धाम समेत उच्च हिमालयी क्षेत्रों में जमकर बर्फबारी हो रही है। निचले क्षेत्रों में शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया। इधर बद्रीनाथ धाम में सीजन की सबसे जबरदस्त बर्फबारी हुई। 4 फीट तक बर्फ जम चुकी है और अभी भी बर्फबारी जारी है। चारों तरफ बर्फ से पूरा बद्रीनाथ धाम ढका हुआ है। पहाड़ों में आज दिन भर, कल की बात करें तो कल बर्फबारी हुई और आज भी दिन भर स्नोफॉल की संभावना है। 2,500 से 3,000 फीट की ऊंचाई वाले सभी इलाकों में अभी बर्फबारी जारी है। उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले इलाकों में भी स्नोफॉल हो रहा है। गंगोत्री धाम से ताज़ा तस्वीरें आई हैं। आपको ये तस्वीरें भी दिखाते हैं, जहां पर हर तरफ आपको बर्फ ही बर्फ नजर आ रही होगी। नदी, झरने, पेड़ पौधे सब कुछ बर्फ की आगोश में है। बर्फ के बीच गंगोत्री धाम मंदिर भी बेहद खूबसूरत दिख रहा है। न्यूज़ 18 पर बर्फबारी के बीच गंगोत्री धाम से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ कई इंच बर्फ गिर चुकी है और अभी भी बर्फ गिरने का सिलसिला जारी है। उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रुक रुक कर बर्फबारी देखने को मिल रही है। मुखबा में कड़ाके की ठंड और बर्फबारी के बीच मां गंगा की पूजा अर्चना सुबह शाम हो रही है। आरती की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। जिस तरह मुखबा में बर्फबारी हो रही है, इस दौरान बर्फबारी में मां की आरती भी जारी है। पुरोहित का कहना है, बारिश हो या बर्फबारी, गंगा आरती अपने वक्त पर ही होती है। 3 दिन पहले भी यहाँ पे 1.5 फीट बर्फबारी हुई थी। तो अभी बर्फबारी हो रही है और हम लोग जो यहाँ पे गंगा मैया की पूजा कर रहे हैं और यहाँ से अभी जैसे सुबह हम 7 बजे माँ गंगा के जल भरने के लिए मारकंडे जाते हैं, वहाँ से गंगा जल भर के लाते हैं और फिर माँ गंगा के मंदिर में माँ गंगा का अभिषेक एवं पूजा करते हैं। सोमेश्वर देवता, नरसिंह देवता की पूजा करते हैं।
नए साल से पहले बर्फबारी हुई तो सैलानियों की भीड़ पहाड़ों पर पहुंच रही है। चमोली में कुंवारी पास के पास बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। भारी बर्फबारी के बीच यहां टेंट लगाए गए हैं और टेंट भी आधे बर्फ में डूबे हुए हैं। देखिए जरा, लेकिन सैलानियों का उत्साह बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। बर्फीले मौसम में कई फीट बर्फ के बीच यहाँ टेंट जमा कर ये बैठे हैं और सैलानियों की संख्या में इजाफा ही देखने को मिल रहा है। आप भी देख सकते हैं कि किस तरह से दिव्य नजारों के बीच ये लोग नए साल का जश्न मनाने के लिए पहुंचे। उत्तराखंड के मशहूर पर्यटक स्थल चक्राता समेत ऊंची चोटियों पर जमकर स्नोफॉल हो रहा है और इस स्नोफॉल के बीच सैलानी खूब मस्ती कर रहे हैं। चक्राता पहुंचे पर्यटक बर्फबारी का मजा लेते दिखे। आसमान से रुई की तरह गिरती बर्फ देखकर हर कोई खुश था। चक्राता समेत जौनसार, बाबर के बुंदेर, लोखंडी समेत सभी ऊंचे इलाकों में स्नोफॉल जारी है। बहुत अच्छा, एकदम हेवन वाली फीलिंग है। मेरा पर्पस यहाँ आने का नहीं था, हमें इस लोकेशन का पता भी नहीं था, तो हमें चक्राता मेन जो मार्केट है वहाँ सजेस्ट किया कि आप यहाँ आए, तो लकीली यहाँ आते ही यहाँ स्नोफॉल भी शुरू हो गया, तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। कैसा लग रहा है? ये एक्सपीरियंस वंस इन अ लाइफ टाइम वाला है एंड मैं तो सभी को ये बोलूंगा क्योंकि मेरे हिसाब से चक्राता काफी अंडररेटेड जगह है। जैसे लोगों ने मनाली, कसौल इन सभी जगहों को इतना हाइप दे दिया। इधर देखिए क्या कमी है, उनसे ज्यादा खूबसूरत, कम लोग, इसको ज्यादा प्रोत्साहन की जरूरत है। तो यही है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं चाहूंगा कि और लोग भी आए, लेकिन इस जगह को साफ रखें बस। कहाँ से है आप? मैं नोएडा से आ रखा हूँ। क्या संदेश देना चाहोगे आप? संदेश यही है कि आइए, घूमिए, साफ रखिए बस हमारे उत्तराखंड को और अपना एंजॉय कीजिए। घर वालों के साथ आइए, आराम से आइए बस। पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड में नया साल मनाने आ रहे सैलानियों की सुविधा के मद्देनजर होटल, रेस्टोरेंट और बार 24 घंटे खुलेंगे। शनिवार को श्रम विभाग ने बाकायदा इस बारे में एक ऑर्डर जारी किया है। आदेश सिर्फ 31 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी के लिए है। गौरतलब है कि उत्तराखंड में पिछले 1-2 दिनों में मौसम खराब दिखा, मौसम का रुख बदला, जिसकी वजह से बर्फबारी देखने को मिली है। और इसी के साथ साल खत्म होने में अब चंद दिन का वक्त रह गया और ऐसे में टूरिस्ट की भीड़ उत्तराखंड की ओर रुख करने लगी है। मसूरी, नैनीताल, हरिद्वार, ऋषिकेश, कौसानी, मुक्तेश्वर जैसे कई स्टेशन हैं जहां पर होटल और रेस्टोरेंट तकरीबन पैक हो चुके हैं और एडवांस बुकिंग की वजह से अगले कुछ दिन पैक रहेंगे। होटल एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने भी लगातार सरकार से गुहार लगाई थी कि कारोबार के सीजन में उन्हें थोड़ी राहत दी जाए ताकि वो प्रतिष्ठान खोल सके और बड़ी संख्या में जो सैलानी पहुंच रहे हैं उन्हें दिक्कत ना हो। मुख्यमंत्री धामी ने भी अधिकारियों को निर्देशित किया कि उत्तराखंड आने वाले सैलानियों को किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहाड़ की पुरानी भवन शैली पर्यावरण के करीब थी, भूकंप से भी निपटने में काफी ज्यादा सक्षम थी, लेकिन बदलते वक्त के साथ पहाड़ों की तस्वीर बदल गई है। अब पहाड़ों पर भी सीमेंट से बने बड़े बड़े मकान नजर आते हैं, यानी कि पहाड़ जो है वो सीमेंट के जंगलों में तब्दील होता गया है। और ऐसे में हिमालय पर्यावरण संरक्षण नई तकनीक पर काम कर रहा है और ये नई तकनीक पुरानी और आधुनिक भवन शैली को जोड़ने वाली तकनीक है। हिमालय के पुराने मकान मौसम के तांडव को पूरी तरह मात देने में कारगर है। यही वजह है कि पुरानी शैली के मकान जहां सर्दियों में गर्माहट का एहसास कराते हैं, वहीं गर्मियों का असर इन पर नहीं के बराबर होता है। यही नहीं, ये भवन भूकंप से भी निपटने में पूरी तरह कारगर है। उत्तराखंड में आज भी सदियों पुराने ऐसे मकान मौजूद हैं, जिनका बड़ा भूकंप भी बाल बाका नहीं कर पाया। ऐसे में अब जीबी पंत हिमालय पर्यावरण संस्थान ऐसी तकनीक पर काम कर रहा है जो नई भवन शैली में पहाड़ की पुरानी शैली को जोड़ेगा। ऐसे भवनों का निर्माण हिमालयन क्षेत्र में कर सकते हैं जो भूकंप विरोधी भी हों और जो पर्यावरण में परिवर्तन हो रहे हैं उनको भी झेल सके। तो ये स्टडी हमारे ज्ञान को वर्धन करने में और मॉडर्न आज के ज़माने में ऐसे घरों को बनाने में बहुत मुख्य भूमिका निभा सकती है। पहाड़ों में 900 साल पुराने मकान अभी भी मौजूद हैं, जिनमें रहता भले ही कोई ना हो, लेकिन इससे ये जरूर साबित होता है कि शताब्दियों की आपदाओं को इन पुराने मकानों ने आसानी से झेला है। पुरानी भवन शैली हिमालय की विषम हालातों से भी निपटती रही,
साथ ही ये पर्यावरण को भी खासा सुरक्षित रखती है। बावजूद इसके पहाड़ के 90% इलाकों में पुरानी शैली की जगह नई शैली के मकान बने हैं। बहुत पुराने मकान है, अभी तक उनमें कोई रहता भी नहीं, लेकिन वो सुरक्षित हैं। उनका अध्ययन किया जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो हमारी लोकल जो हमारा वास्तुकला है, उसको जो आजकल हमारा भवन निर्माण हो रहा है उनमें उसको इंजेक्ट करने की जरूरत है। ये बात 100% सच है कि पहाड़ की पुरानी भवन शैली कई मायनों में फायदेमंद है। बावजूद इसके पूरी तरह इतिहास में लौट पाना भी आसान नहीं है। ऐसे में बेहतर यही होगा कि नई भवन शैली में पुरानी भवन शैली के वे सभी तत्व शामिल किए जाएं, ताकि हिमालय में आने वाले आपदाओं में नुकसान कम से कम हो। न्यूज़ 18 के लिए किशन जोशी के साथ विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। हरिद्वार के सराय गांव में जंगली हाथी आ जाने से अफरा तफरी मच गई। जंगल से निकलकर एक हाथी आबादी के क्षेत्र में पहुंच गया। हाथी को सड़क पर आता देख वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। हालांकि कुछ होड़दंगी लोग हाथी के पीछे भागते नजर आए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने हाथी को जंगल की तरफ खदेड़ा। वहीं हाथी के पीछे भागने वाले होड़दंगियों की पहचान कर कार्रवाई की बात कही गई है। पौड़ी जिले में पाबा ब्लॉक के कई गांव में इन दिनों भालू का आतंक है। भालू गांव में कई मवेशियों को अपना शिकार बना चुका है। वहीं वन विभाग ने इलाके में रात की गश्त को बढ़ा दिया। लोगों की मांग है कि जल्द ही भालू के आतंक से निजात दिलाई जाए। पौड़ी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। वन विभाग ने रात की गश्त बढ़ा दी है क्योंकि यहाँ पर लोगों को भालू का डर है। भालू के आतंक से लोग परेशान हैं और वन विभाग का कहना है, उन्होंने कई दिशा निर्देश दिए हैं गाँव वालों के लिए। वन विभाग की ओर से गांव वालों को ये निर्देश है कि रात के वक्त में अकेले ना निकलें और टीम इस वक्त गश्त करती दिख रही है।